बोलो भारत माता की। भाई आपकी जैसे आवाज चाहिए मिले नहीं। भारत माता की। एक भी नहीं लड़ा थी जिसका हाथ ना उठे। खास करके हमारी ये बहनें माताएं बैठी हैं, इनको भी जरा सबको जोर से बोलना। भारत माता की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे कुछ यहाँ खतरा है कोई खतरा नहीं है तो फिर सिक्योरिटी वाले यहाँ क्यों खड़े होंगे? चलो जाओ पीछे हट जाओ, मेरे बीच में खड़े हैं पीछे हट जाओ। ये सब मेरे साथी मेरे रक्षक है भाई, इनसे ज्यादा कोई रक्षा नहीं कर सकता। नहीं आज मित्रों हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती का कार्यक्रम मनाने के लिए आए। ये बात है कि जो प्रचलित है 14 अप्रैल को उनका जयंती का कार्यक्रम होता है, लेकिन 14 अप्रैल का दिन हमको पता है कि अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हरियाणा में 2 स्थानों पर बड़ा कार्यक्रम था, जिसमें मोदी जी ने आके स्वयं बाबा साहब के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित की। एक हिसार में था जहां बड़ा प्रोजेक्ट हरियाणा का अपना एयरपोर्ट, इसका उद्घाटन हुआ। और दूसरा यमुनानगर में जहां हमारे बिजली विभाग का एक तार एक प्रोजेक्ट 800 मेगावाट का थर्मल प्लांट, इसका शिलान्यास किया गया। इसलिए इस कार्यक्रम को आगे कुछ दिन बाद उनमें विचार आया कि हमें भी एक दिन बाबा साहब के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में प्रदेश के अपने कैबिनेट मंत्री, पहले राज्यसभा में सदस्य रहे, उससे पहले मंत्री रहे, अपने इसी लोकसभा क्षेत्र से आप विधायक थे हरियाणा से, श्री कृष्णराव परमार जी, और साथ ही इस विधानसभा के विधायक और कार्यक्रम के संयोजक श्री भगवान दास जी कबीर थे। हमारे बीच में हमारे स्पीकर साहब भी आए थे, मुझे जाके मिले हैं, उन्होंने भी बड़ा संबोधित किया था, उनका भी धन्यवाद करता हूँ आने का। करनाल की हमारी मेयर रेणुबाला गुप्ता जी, जो लगातार 30वीं बार करनाल के जो नगर है उसके लिए पार्टी के हमारे नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष और प्रवीण लाठर जी, उपस्थित सभी मंचासीन नेतागण, उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, उपस्थित पत्रकार छायाकार मित्रों, कलाकार बंधुओं, आप समय से आप बैठे हो, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम जैसे जानते हैं कि बाबा साहब का जो जन्म है 14 अप्रैल को 1891 में हुआ था महू, मध्य प्रदेश। पूरी जीवनी हम सब जानते हैं, कैसे कैसे उन्हें शिक्षा प्राप्त की, इंग्लैंड में भी शिक्षा के लिए उन्होंने वकालत पास की, देश में आकर के वकालत शुरू की। वकालत के समय बहुत पीड़ाएं थी, उनको एक प्रकार से तिरस्कृत किया गया कि अनुसूचित जाति से एक वकील बनकर के कैसे आ गया। उनके पास लोग केस लेके भी कम जाते थे कि अनुसूचित जाति, बहुत उनका प्रस्ताव होता। आखिरकार उन्होंने पेशा इसी कारण से छोड़ दिया। अब उन्होंने विचार किया कि एक दिन मैं अपनी समाज के उत्थान के लिए देश बनाऊंगा, अपने विचार व्यक्त करूंगा। बाद में वो प्राध्यापक हो गए एक कॉलेज के अंदर, लॉ कॉलेज। वहां भी जो पानी पीते थे वहां बैठ करके अध्यापक का जाकर, तो
तो उनको पानी पिलाने के लिए अलग से जग आता था। ये उस समय की स्थितियां बता रहा हूं, किस प्रकार की समाज जीवन में कैसा कोह लगा हुआ था, अशोक का कोह। समाज एक है, परिवार हमारा एक है, देश हमारा एक है, लेकिन हम लंबे समय तक मुगलों के गुलाम रहे, बाद में अंग्रेजों के गुलाम रहे। उस काल में इन चीजों को सोचने के लिए किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया और चीजों कैसे ठीक किया जाए, कभी सोचा। बाबा साहब ने जो बताया कि देश आजाद होगा, उसमें किसी प्रकार से इन बीमारियों से, इस संकट को कैसे समाज को एक करना है, समानता का अधिकार कैसे लेकर के आना है। सौभाग्य की बात है कि जिस संविधान के नाते सारा देश में शासन करता है, सारे देश की शासनिक व्यवस्थाएं बनाई गई है, कानून कैसा बनना चाहिए, कानून बनाते समय संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, सबको समान का अधिकार मिलना चाहिए, जो पिछड़ा है, गरीब है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए ताकि समाज की मुख्य धारा में बढ़ा सके। इतनी बातें उन्होंने की। हम आज उनको याद करते हैं कि कितना बड़ा वो काम कर गए, लेकिन पिछले एक दशक से मन में बड़ा एक अफसोस भी आता है, एक घृणा भी लाती है कि समाज की राजनीतिक व्यवस्था कैसी बन गई कि पिछले 10 साल उनको राजनीति में अखाड़े में किस प्रकार से धकेला गया और कैसे उनके नाम पर राजनीति करने की होड़ लग गई। और मेरे शर्म की बात है कि होड़ भी उस पार्टी ने शुरू की जिन्होंने कभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेने में भी उनको संकोच किया, कभी उनको आगे नहीं आने दिया, बल्कि यहां तक उनके आरक्षण के विषय पर उनका विरोध था। केवल उस समय नहीं, राजीव गांधी जब विपक्ष के नेता थे 1989, 88, 90 इसके आसपास की बात है, जब कांग्रेस का शासन नहीं था, उस समय पिछड़ों को एक प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था की बात हुई। हम उस समय देखते 1990 के अंदर एक मंडल कमीशन बना और मंडल कमीशन ने कहा कि हम पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण मिलना चाहिए। राजीव गांधी उस समय कहते हैं कि आरक्षण से हमारे देश की व्यवस्था ये कमजोर पड़ जाएगी, क्योंकि योग्य व्यक्तियों को आगे आने में और बाधा उत्पन्न होगी, इसलिए आप आरक्षण मत दो। ऐसे आरक्षण के प्रति कांग्रेस का रवैया। और कभी संविधान की वो बातें उजागर नहीं कि डॉक्टर साहब को कभी नाम लिया नहीं, और डॉक्टर साहब को पीछे धकेलने में, क्योंकि चुनाव की बातें सबको पता है कि 1952 के चुनाव में कांग्रेस ने उनको चुनाव हारा। एक उसमें बाय इलेक्शन हुआ 1954 में, उसमें भी कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट के सामने खड़ा करके उनको हराया। ये तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी थे, उन्होंने सारा जो विपक्ष के लोगों को इकट्ठा करके और उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया 1955 में। उनको संविधान के निर्माता था, इतना बड़ा काम करने का आदमी, जिस संसद में कानून करने हैं उस संसद का सदस्य बनाने के लिए, और कांग्रेस ने को आगे नहीं आने दिया। ये तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के संस्थापक थे, उन्होंने कहा कि बाबा साहब जैसे व्यक्ति ये सांसद गुरु करने चाहिए, राज्यसभा में तो पार्लियामेंट के लोकसभा में कभी नहीं पाए। तो ये उनका व्यवहार है कांग्रेस का। आज भी कांग्रेस के लोग अपने जेबों संविधान के प्रति लेके घूमते हैं। जब संविधान और संविधान इसके प्रति, बाबा साहब के प्रति श्रद्धा और आदर दिखाना चाहिए ये कि उनको आदर और सम्मान के साथ सारा समाज देंगे और हमारा इस प्रकार का वो ईश्वरीय स्वरूप बनना चाहिए। बाबा साहब के प्रति कोई भी कटाक्ष न किया जाए, इस बात को आगे लेके चलते तो समझ में आता है। लेकिन उसी संविधान को जेल में डाल करके और किस प्रकार से खिल्ली उड़ाई जाती है। संविधान एक गीता है, संविधान के ऊपर भाग करके और चुने प्रतिनिधि सभी वोट लेते हैं, शपथ करते हैं, तो जो करेंगे ठीक करेंगे, सच करेंगे। जैसे कोर्ट
संविधान पर या गीता पर हाथ रख करके कसम खिलाई जाती है, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा, ऐसे राजनीतिक व्यक्ति चुने हुए लोग आते हैं या जिनकी नियुक्तियां संवैधानिक पदों पर होती है, उन सबके संविधान की शपथ दिलाई। और ये किस प्रकार का दुष्प्रचार किया, खास करके पिछले चुनाव में, कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है और ये 400 सीटें मांग रही है, 400 सीटें मांगेगी तो ये आएंगे तो संविधान को खत्म कर, आरक्षण को खत्म कर। हमारी कमी ये रहती कि इस भाषा को बहुत देर से समझ पाया कि कितने घिनौनी हरकत भी कर सकते हैं, थोड़ा देर से समझ पाए, सोच पाए, लेकिन उस समय तक देर हो गई थी। हमारे बहुत लोगों को लगा कि शायद 400 सीटें इसीलिए मांग रहे हैं। भाई कोई बच्चा अगर कहे कि मैंने 100 में से और 98 लेने हैं, तो प्रश्न करता है कि 535 में जाकर 98 को लेगा। अगर लगातार बढ़ रहे हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना लक्ष्य कर दिया 400 सीटें जीतेंगे, तो क्या इसलिए जीत रहे हैं? क्या संविधान को खत्म करें? संविधान में जाकर संशोधन का विषय, ये बाबा साहब ने ही कह दिया था कि संविधान में सब कुछ ठीक लिखा है, लेकिन समय के हिसाब से इसमें परिवर्तन करना हो तो किया जा सकता है। संविधान अपरिवर्तनीय नहीं है, परिवर्तनशील है। और आज की जानकारी के लिए इस संशोधन में जो बदलाव हुए हैं, 77 बार कांग्रेस ने बदलाव किया है, संशोधन किया है, और हुए नहीं, हमने भी किया है। हमारे यहाँ पिछले 11 साल और उससे पहले अटल जी के समय 5 साल, तो 16 साल में 22 बार संशोधन हमने भी किया। 100 बार से ज्यादा हम संशोधन हो चुके हैं। अच्छाई के लिए संशोधन, अपने स्वार्थ के लिए। कांग्रेस ने संशोधन किया क्या? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1970 में 75 में एक निर्णय कर दिया कि इंदिरा गांधी चुनाव जो जीती है, इनका चुनाव अवैध किया जाए, क्योंकि इन्होंने जितने हथकंडे अपने चुनाव के अंदर वो गैर यानी वो गलत थे और उसके हिसाब से चुनाव रद्द किया जाए। उन्होंने उठा करके इमरजेंसी करना और संविधान में सुरक्षित कर दिया कि नहीं, इस बार ये जो 5 साल का हमारा समय है, इसको 6 साल करते हैं और उस कोर्ट के निर्णय को ना मान करके इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी है। ये पाप क्या संविधान के खिलाफ? ऐसे ऐसे कितने निर्णय गिनाए जा सकते हैं जो अपनी पार्टी के स्वार्थ के लिए, किसी एक शरीर कानून के नाते से जब वो इशारा गुजारा भुगता करके सब समान हो, मुस्लिम बहन का एक समान हो, उसको गुजारा भत्ता देने का कोर्ट ने निर्णय कर दिया और उन्होंने उसको उठा करके नहीं, इस्लाम में शरीयत में गुजारा भत्ता की कोई व्यवस्था नहीं है और कानून के अंदर शुरू संविधान क्या? इन महिलाओं के खिलाफ किस प्रकार का वो दर्द रखते हैं, जहां पे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी मुस्लिम बहनें पीड़ित हैं, उनके जो 3 तलाक की व्यवस्था है, कभी भी 2 पुरुष किसी पुरुष को महिला कह सकता 3 बार तलाक 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 और उसका छुटकारा हो जाता है। क्या महिला के प्रति अन्याय नहीं था? था कि नहीं? ये न्याय था कि नहीं? और इसको मोदी जी ने खत्म किया। एक तरफ तो वो मुस्लिम महिलाओं के बारे में सोचते हैं कि इनको गुजारा भत्ता दिया जाए, और एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री सोचते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को भी सब महिलाओं के नाते से अधिकार है। बाबा साहब ने महिलाओं के अधिकार के लिए एक बार हिंदू मैरिज एक्ट में एक संशोधन करने के लिए प्रस्ताव रखा था, तो 1955 में रखा था। 1955 में राज्यसभा के सदस्य थे, पार्लियामेंट में कांग्रेस का बहुमत था, उन्होंने उस एक्ट को पास नहीं किया, और जब उन्होंने एक्ट को पास नहीं किया, बाबा साहब ने तुरंत वहां से राज्यसभा से रिजाइन कर दिया था। बाबा साहब का महिलाओं के अधिकार पूरे मिलने चाहिए, तो कहां ये मुकाबला करते हैं बाबा साहब की सोच का? आज वक्फ बोर्ड का एक जो संशोधन किए गए, उसमें कहते हैं संविधान को और खत्म कर दिया, संविधान के अनुरूप नहीं किया। अरे भाई, बाबा साहब को पूरा पता है कि मुस्लिम समाज इस देश के हित में कहा है, हित में कहा है, देश के विभाजन का उन्होंने विरोध किया था।
उसमें देश के विभाजन के हक में नहीं थे, लेकिन मुस्लिम लीग उन्होंने देश के विभाजन का रास्ता बनाया। आज हम दावे से कह सकते हैं कि कहीं संविधान में वक्त का जिक्र नहीं है। वक्त को अगर संशोधित किया गया है तो जो अधिकार एक महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए मुस्लिम समाज में होने चाहिए, अनुसूचित जाति की जो जमीनें वक्त के नाते कभी भी ले ली जाती थी और उस संशोधन के हिसाब से और जमीनें को ले नहीं सकते। मित्रों, ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान इस विषय पर जो चर्चा है सारे देश में हो रही है। पार्लियामेंट में पहला ये कानून है कि 13 घंटे लगातार लोकसभा में 13 घंटे 5 मिनट, राज्यसभा में कोई है आज तक के स्वतंत्र भारत के इतिहास में नहीं है जिसके ऊपर 26 घंटे 5 मिनट की चर्चा। ये पहला है। खूब सोच समझ के सबको मौका दिया, सबने बोला, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी और उसकी भी 50 से ज्यादा मीटिंग हुई। इससे बड़ा लोकतंत्र हो सकता है। विषय बहुत है जो कि आपको सब लोग काफी देर से बैठे हैं। मैं तो इतना कह सकता हूँ जैसे कोर्ट में बताया गया कि पिछड़ा समाज, गरीब समाज, अनुसूचित जाति का समाज, पिछड़े वर्ग का समाज, इसके समर्थन में हरियाणा सरकार ने हमने भी पिछले 10 साल में बहुत काम किए। चाहे वो रिजर्वेशन, प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात है, वो हमने किया, बीच में कोर्ट में लटक गया था, लेकिन आज ही मुझे बताया गया है कि कोर्ट ने उसने क्लियर कर दिया कि बिल्कुल ये प्रमोशन में रिजर्वेशन एकदम सही कदम है हरियाणा का। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के समाज के लिए जो मेरिट है, जो कट ऑफ मेरिट है, उसमें 5% का लाभ ये अनुसूचित जाति के लिए, पिछड़ा वर्ग समाज के लिए, कुछ ऐसा कमजोर वर्ग है उनके लिए 5% का जो ये लाभ दिया गया है, ये भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। गरीब लोगों के बच्चे पहले उनका समझ नहीं हो रहा था परिवार के लोगों का कि नौकरी लगवाने के लिए कोई पैसा कर सके, कोई सिफारिश कर सके, लेकिन हमने बिना खर्ची नौकरी दी है। इसका सबसे ज्यादा लाभ अनुसूचित जाति के लोगों को हुआ, पिछड़ा वर्ग को हुआ, गरीब लोगों को हुआ, जिनके आज गाँव घूमना हो, कोई गाँव ऐसा नहीं है 20, 30, 50, 100 लोग नौकरी पहले सरकार ने एक नौकरी लगा करके और हमेशा बताती रहती थी कि तुम्हारे गांव में एक नौकरी लग गई और 5 साल घूमना। हमने कभी किसी गांव को कहा कि आपकी एक नौकरी लग गई, अब कहते हैं हम कौन नौकरी देने वाले? जो बच्चा काबिल है, योग्य है, टैलेंट है, उसके अंदर मेरिट है, बच्चा को लेके जाए, हम देंगे नहीं। हमने गरीब परिवार को लाभ, घर बैठे लाभ, परिवार पहचान बताया हमने, ताकि हर परिवार की वस्तुस्थिति हमको पता हो। उनको गरीब का राशन कार्ड जो साल 2 साल बनता नहीं था, घर बैठे राशन कार्ड बने। उनके बुजुर्ग जो पेंशन के लिए भटकते थे, हमने उनके सबके घर बैठे पेंशन बनाने की व्यवस्था की। और आज हरियाणा इस मामले में देश भर में अपना प्रथम स्थान पाए हुए हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि परिवार के नाम पर आपको लागू करना हरियाणा का तो समाज से हो जाए। हमने नौकरियां अगर बिना मेरिट पर बिना भर्ती के तो हरियाणा से सीखो। और हरियाणा अन्य देशों से, अन्य प्रदेशों से आर्थिक दृष्टि से बहुत आगे है। बहुत दूर मत जाओ, पंजाब हरियाणा एक ही समय 2 अलग प्रांत बने। हम पंजाब को हमेशा बड़ा भाई कहते हैं, वो को छोटा भाई कहते हैं, लेकिन आज मुझे खुशी भी है, संतोष भी है कि आज छोटा भाई बड़े भाई से आगे निकल जाए, हमसे कई गुना आगे निकल। और हम तो उनको भी कहते हैं कि हमारा छोटा भाई बड़ा विश्वास बढ़ता है कि जो सुधार हमने किए हैं, हमको एक बार पंजाब में आने दो, तो सारे सुधार होना भी करने को पंजाब करके आने। इतना आपकी अच्छाइयों को बता तो क्या मिल सकते। और मुझे लगता है कि पंजाब के लोग खूब मिलते हैं, बहुत जल्दी पंजाब में स्थिति आने वाली है कि उसमें चाहे पूर्ण रूप से चाहे किसी भी रूप में वहां की शासन व्यवस्था में हिस्सेदारी करके वो सारे सुधार को लेना चाहिए पंजाब में।
बहुत कुछ ना कहते हुए मैं उतना ही कहता हूं कि जो बातें बाबा साहब अम्बेडकर की विशेषता है हमने आज सुनी है, देखी। बाबा साहब बहुत महान व्यक्तित्व के नाते से दो चार बातें और बताता हूं। बाबा साहब, उनके पास 32 डिग्रियां थी। बाबा साहब 9 भाषाओं का ज्ञान रखते थे। सबसे ज्यादा गीत और किताबें ये बाबा साहब की लिखी गई, आज से किसी महापुरुष को लिखी गई है। भारत के झंडे में ये अशोक चक्र जो है, ये अशोक चक्र की कल्पना ये बाबा साहब ने सबसे रखी है। बाकी लोग तो रंगों में कुछ कौन सा हो, कौन सा नहीं हो, कौन सा किसके लिए, कौन सा किसके लिए। बाबा साहब ने कहा कि एक शांति का प्रतीक चक्र, ये चक्र जरूर था। एक बार इसी प्रकार मित्रों, महिलाओं के बारे में उन्होंने बताया, उनके समाज विकास, खास करके संपत्ति में विकास, ये उन्होंने मुझे बताया जो कांग्रेस ने उसमें पास नहीं होने दिया। ऐसी बहुत विशेषताएं हैं, चाहे बाबा साहब की है, चाहे संविधान की है, चाहे हमारे प्रधानमंत्री वर्तमान नरेंद्र मोदी जी की है, चाहे हरियाणा की विशेषताएं हैं। अनुसूचित जाति, गरीब जाति समाज ने बहुत कुछ किया है, उसकी जानकारी पहले वक्ताओं ने दी है। आज हम चाहते हैं कि ये समाज स्वाभिमान से आगे बढ़े। हाँ, एक अपेक्षा हमारी है, स्वाभिमान से बढ़ते हुए अपने आप को अलग थलग न माने। हम मुख्य समाज के साथ भागीदारी करते चलेंगे, करने से कितना मिलाकर